Students, 67th BPSC PT Test Series, Test 17, Section A। शुरू के 7-8 क्वेश्चन केमिस्ट्री पे है, तो हम लोग पहले केमिस्ट्री पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? Which of the following set of phenomena will increase with increase in temperature? विसरण या डिफ्यूजन, वाष्पन या इवापोरेशन, गैसों का संपिंडन या कॉम्प्रेशन ऑफ गैसेस। बी ऑप्शन वाष्पन, गैसों का संपिंडन विलेयता, इवापोरेशन कॉम्प्रेशन ऑफ गैसेस सॉल्युबिलिटी। सी वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार, इवापोरेशन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डी ऑप्शन वाष्पन, विलेयता, विसरण, गैसों का संपिंडन, इवापोरेशन, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन, कॉम्प्रेशन ऑफ गैसेस। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। सही ऑप्शन है सी, यानी वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे दिस फिनोमेना, ये परिघटना बढ़ेगी। कॉम्प्रेशन ऑफ गैसेस या गैसों का संपिंडन ये निम्न तापमान पे होता है। निम्न तापमान पे, लो टेम्परेचर पे जब आप दबाव बढ़ाएंगे तब आप गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में गैसों का संपिंडन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है सी, वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार, इवापोरेशन, डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। चलिए जरा सा हम लोग ये कॉन्सेप्ट पे जरा चर्चा कर लें। जैसा कि बच्चों पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि ठोस हो या सॉलिड, लिक्विड या द्रव या गैस, तीनों में अंतर सबसे बड़ा ये है कि उनमें जो पार्टिकल्स हैं, उनमें जो कण हैं, उनमें जो परमाणु हैं, उनमें जो एटम हैं, उनके बीच में आकर्षण बल कितना शक्तिशाली है। द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फोर्स इज अमंग द सॉलिड्स। ठोस में बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होता है और उसके तुलना में द्रव में परमाणु थोड़ा सा दूरी पे रहते हैं और ठोस के तुलना में द्रव में, लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल कम होता है और सबसे कम गैस में होता है जिसके पार्टिकल कण फैले रहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, यदि तापमान है तो तापमान का फ्लो, टेम्परेचर फ्लो, तापमान हमेशा उच्च तापमान क्षेत्र से निम्न तापमान पर जाएगा। यदि हम लोग दबाव की बात करें, प्रेशर की बात करें, तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कोई भी चीज बहेगा। ढलान की बात करें तो उच्च ढलान से ही लोग नीचे ढलान पे आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल को याद रखिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं विसरण। विसरण होता क्या है? जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में कणों का आवागमन हो, उसको हम लोग विसरण कह सकते हैं। विसरण लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है। तो चलिए एक विसरण का सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि आप कमरे में बैठे हैं और परफ्यूम वहां पे, इत्र वहां पे छिड़क दिया गया और ये इत्र का सुगंध आप अपने चारों तरफ महसूस करेंगे, क्योंकि इत्र जो है हवा में, वायु में, गैस में धीरे धीरे ये फैलता है। इसमें कोई बाह्य बल की, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं है।
बिना कोई बल लगाए ये विसरण हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये उदाहरण है। आप एक बीकर लीजिए, उसमें पानी है और पानी में इंक डालिए। ये देखिए स्याही जो है इस जगह पे स्याही उच्च सांद्रता में आ गया और बाकी सब जगह जो है लो कॉन्सेंट्रेशन या निम्न सांद्रता है। तो वही प्रिंसिपल लगा रहे हैं कि धीरे धीरे स्याही जो है चारों तरफ फैल जाएगा। ये लिक्विड द्रव का विसरण है कि पानी में स्याही भी द्रव है और पानी भी द्रव है। तो एक द्रव दूसरे द्रव में मिल गया। क्यों मिला, कैसे मिला? क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा वही है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। फिर से देखिए, इसको फिर से देखना चाहेंगे। ये देखिए, ये है स्याही, ये है उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र और ये है निम्न सांद्रता, और यहां पे एकदम नई सांद्रता है स्याही का। तो स्याही का जो कण है, इंक का जो पार्टिकल्स है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ये मूव करेगा और देखिए पूरे बीकर में ये फैल जाता है। तो विसरण का उदाहरण, कमरे में इत्र छिड़कना, बहुत अच्छा पकवान बन रहा है पड़ोसी के यहाँ, तो आपको उसको सुगंध मिलना, क्योंकि वायु से कण ये मिलता है। हम लोग ह्यूमन बॉडी की भी बात करें, मानव शरीर में भी, तो आपके एल्वियोली से ऑक्सीजन पूरे शरीर में विसरण डिफ्यूजन के माध्यम से ही जाता है। यह आपका हार्ट है और एल्वियोली में ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है, बाकी शरीर में ऑक्सीजन की सांद्रता कम है। तो ऑक्सीजन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर विसरण के ही प्रोसेस से, डिफ्यूजन के ही प्रक्रिया से ये आगे जाएगा। ये देखिए, ये है कोशिका। कोशिका को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अपशिष्ट पदार्थ। तो कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और बाहर वातावरण में ज्यादा ऑक्सीजन है। तो कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है, सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, उच्च है, हाई है। इसीलिए कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी और उसी तरीके से आपके बाहर की ऑक्सीजन, जहां पे सांद्रता ज्यादा है, आपके शरीर में ये प्रवेश करेगी। तो ये सारा उदाहरण जो है ये आपके विसरण का। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है वाष्पन या इवापोरेशन। आप देखिए, ये है ठोस, सॉलिड, इसमें है लिक्विड और इसमें है गैस। सॉलिड में, ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होती है। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स अमंग द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स। लिक्विड में, द्रव में, लिक्विड में ठोस की तुलना में आकर्षण बल कम होती है और गैस में इन दोनों की अपेक्षा आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा कम होती है। हम लोग बात कर रहे हैं इवापोरेशन की, बात कर रहे हैं वाष्पन की। वाष्पन है क्या? जब द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए, उसी को हम लोग सरल भाषा में वाष्पन कहते हैं। द चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस इज नोन एज इवापोरेशन। हमारे पूरे वातावरण में महासागर हैं, सागर हैं, नदियां हैं, मिट्टी के अंदर आर्द्रता, मॉइस्चर है, वो सारा वाष्प बनता है। कैसे वाष्प बनता है? सूर्य की ऊर्जा से। सूर्य की ऊर्जा से जो द्रव में कणों के बीच आकर्षण बल होता है, उनको और बल मिलता है। द सन प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी टू द पार्टिकल्स।
और सूर्य के द्वारा ऊर्जा कणों में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने से कणों के बीच जो आकर्षण बल है की तुलना में कणों की जो गतिज ऊर्जा है, याद रखिएगा द्रव्य में कणों के बीच आकर्षण बल है, इस आकर्षण बल को एक बाह्य बल तोड़ती है। और वो बाह्य बल कौन सा है? सूर्य के द्वारा एनर्जी, सूर्य के द्वारा ऊर्जा। और वो ऊर्जा कणों के बीच किस रूप में रहता है? तो उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जैसे जैसे सूर्य से तापमान बढ़ते रहेगा, the kinetic energy will increase, and at one time the energy supplied, the external energy, बाहरी ऊर्जा उस आकर्षण बल को तोड़ देगी। जब कणों के बीच आकर्षण बल टूटता है द्रव्य में, तो उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। There is a change in the state of matter, और वो द्रव जो है गैस का रूप ले लेती है। तो यही है आपका वाष्पन, यही है आपका इवापोरेशन। वापस क्वेश्चन पे चलते हैं कि वाष्पन यानी इवापोरेशन, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पन की प्रक्रिया बढ़ेगी। विसरण में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में, लिक्विड या गैस में, या गैस या गैस में, या लिक्विड या लिक्विड में ये प्रक्रिया होती है। लेकिन तापमान बढ़ाने पे गतिज ऊर्जा के रूप में विसरण, डिफ्यूजन प्रोसेस भी आगे बढ़ जाता है। अब गैसों का प्रसार, गैसों में आकर्षण बल नगण्य है, नेग्लिजिबल, और उसमें भी आप तापमान बढ़ाएंगे तो ऐसे स्थिति में भी गैसों का प्रसार, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये ज्यादा बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है सी, वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार पे यदि तापमान बढ़ाएंगे तो ये प्रक्रिया बढ़ेगी। द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज सी ऑप्शन। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, इवापोरेशन, more and more of evaporation will take place. If you increase temperature, diffusion will take place more and more, and diffusion of gases will be extremely more when there is an increase of temperature. तो चलिए इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 साफ साफ ये पूछता है कि संपीड़न कब होता है? When does the compression of gas takes place? The compression of gas takes place when there is a low temperature. तापमान यदि निम्न होगा तो कणों के बीच वो आकर्षण बल नहीं होगी उतना ज्यादा, इसलिए वो काफी इकट्ठा रहेंगे। और यदि दबाव को बढ़ाएंगे, यदि हाई प्रेशर रहेगा तो आप उसको मुट्ठी भर में समेट लेंगे। तो संपीड़न का 2 महत्वपूर्ण कारक हैं, एक है निम्न ताप और उच्च दाब। क्वेश्चन नंबर 2 उसी पे है। सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई, जैसे कि आपके घर में गैस सिलेंडर होता है, इंडियन, भारत गैस सिलेंडर, इंडियन गैस सिलेंडर, तो उसी इकाई में सीमा गई और उस इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है, यानी गैस की अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। अपने अनुभव को मित्रों के साथ बांटते हुए वो भ्रमित हो गई, भूल गई। तो आप उनको मदद कीजिए कि द्रवण के लिए कौन सी परिस्थिति होनी चाहिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं। सीमा इंस्पेक्टेड अ नेचुरल गैस कंप्रेशन यूनिट
She went to Indian factory, Bharat gas factory, and found that the gas can be liquefied under specific conditions of temperature and pressure. She got confused while sharing her experience with friends. Help her to identify the correct set of conditions. तो किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में, किस कारक में कोई भी गैस द्रव में संपीड़ित हो जाएगा, कॉम्प्रेशन। तो दो कारक हैं, निम्न ताप, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर रहेगा तो कणों के बीच में, कणों में गतिज ऊर्जा कम रहेगी। टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा, कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गैस में अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल जो है द्रव के तुलना में कम होता है, तो उसके आकर्षण बल को कम करने के लिए, यदि गैस का आकर्षण बल कम हो जाता है, सारे कण एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, तो उसके लिए दाब की जरूरत है। दाब, प्रेशर डालिए, एक मुट्ठी में डालिए और तापमान निम्न रखिए, लो टेम्परेचर रखिए। टेम्परेचर जहां हाई किए उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगा। तो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का, निम्न ताप और उच्च दाब। तो क्वेश्चन नंबर 2 सही ऑप्शन है सी, ऑप्शन लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 3, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? लिक्विड्स हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब हम लोग मतलब समझिए फ्लो का अर्थ क्या होता है और हिंदी में प्रवाह का अर्थ क्या होता है। इस मतलब को समझिए, तभी हम लोग हल कर पाएंगे आंसर को। देखिए, द्रव में कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, ठोस के मुकाबले कम होता है, याद रखिएगा। द्रव में कोई निश्चित आकार नहीं होती है और जिस भी बर्तन में द्रव को, लिक्विड को रखा जाएगा उसी का आकार होता है। अब फ्लो का मतलब क्या होता है, प्रवाह का मतलब क्या होता है, इसको देखिए। देखिए, ये लिक्विड है, ये फ्लो कर रहा है, एक के ऊपर एक गिर रहा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर स्लाइड कर रहा है। ये देखिए, ये है लिक्विड, ये फ्लो कर रहा है, ये प्रवाह कर रहा है। क्योंकि लिक्विड जो है सॉलिड की तरह, ठोस की तरह दृढ़ नहीं है। गैस भी इसी तरीके से प्रवाह करती है। इसलिए हम लोग लिक्विड और गैस को फ्लूइड कैरेक्टर्स के रूप में चिन्हित करते हैं। द्रव और गैस को प्रवाह के रूप में हम लोग जो है चिन्हित करते हैं। गैस भी जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का वो आकार ले लेती है। देखिए, इस बैलून को देखिए, इसके अंदर गैस भरा हुआ है और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ये जो है ये गैस भर रहा है। और देखिए ये कैसे हो गया, क्योंकि इसके भी कण दूर दूर तक फैले होते हैं। तो प्रवाह यानी फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक जो है सिर्फ आपका गैस और द्रव में, गैस और लिक्विड में है। इस स्लाइड को फिर से देखिए, ये देखिए, इस स्लाइड को आप देखेंगे तो देखिए ये धुआं निकल रहा है एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह। ये देखिए धुआं को यदि मार्क कर रहे होंगे तो एक जगह से दूसरे जगह वो धुआं निकल रहा है, एक के पीछे एक के पीछे। सांस लेने में जो गैस बाहर निकलता है, इसको फिर से आप देखिए, सांस लेने में ये जो घोड़ा सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, तो ये देखिए ये फ्लो कर रहा है, गैस फ्लो कर रहा है, जिस तरह से द्रव आपका फ्लो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3
तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिक्विड्स हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? केवल गैस तरल के समान व्यवहार करती है? नहीं, द्रव भी करती है, लिक्विड्स भी करती है। लिक्विड ऑल्सो फ्लो। गैस तथा द्रव बह है, तो जो बह है वही आपका फ्लूइड है। गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करते हैं? नहीं, ठोस और गैस में तो कोई समानता ही नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। हाँ, गैस तथा द्रव दोनों में प्रवाह का गुण है। बोथ गैस एंड लिक्विड फ्लो। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है सी, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीष्म में, गर्मियों के दिनों में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वो ठंडा हो जाता है? ड्यू टू विच फिनोमिना व्हेन वाटर इज केप्ट इन एन अर्दन वेसल इन समर इट बिकम्स कोल्ड? तो सही ऑप्शन है वाष्पन, इवापोरेशन। चलिए जरा हम लोग डिस्कशन करते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है डी, वाष्पन, इंग्लिश में इवापोरेशन। अब डिस्कशन करते हैं। ये देखिए, ये आपका मिट्टी का घड़ा है और ये स्टील का घड़ा है, और दोनों में पानी रखेंगे तो स्टील में पानी गर्म हो जाएगा लेकिन इसमें पानी ठंडा रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे, ये देखिए छोटे छोटे यहां आपको छिद्र दिखेंगे, माइन्यूट पोर्स। आप यदि मिट्टी के बर्तन में पानी रखिएगा तो देखिएगा उसका सतही क्षेत्र गीला रहता है हमेशा। सरफेस इज ऑलवेज वेट, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे कि पानी उस छिद्र में घुस जाते हैं। वाटर एंटर्स दैट पोर। यानी इवापोरेशन है क्या? वाष्पन है क्या? वो घटना है जो सतह क्षेत्र के बढ़ने से होता है। इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इफ यू इंक्रीज द सरफेस एरिया, इवापोरेशन विल इंक्रीज। तो ये जो पानी, जो मटका का पानी ये सरफेस पे आ जाता है, सतह पे आ जाता है, तो आसपास का वातावरण गर्म होता है। गर्म होता है तो ये सतही क्षेत्र के जो जल हैं उसके कण में टेम्परेचर बाहरी वातावरण से आ जाता है, क्योंकि वही स्लोप, वही ढलान, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, उच्च तापमान, निम्न तापमान, वही कॉन्सेप्ट। जब ऐसा होता है तो सतही क्षेत्र के जो जल हैं वो इवापोरेट हो जाते हैं, वो वाष्प बन जाते हैं। लेकिन सवाल ही उठता है कि जो सतही क्षेत्र के, जो सरफेस पे जो आपके जल हैं, वो अतिरिक्त तापमान कहां से लेते हैं? वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर कहां से लेते हैं? अपने अगल बगल के वातावरण से। तो यदि आप अगल बगल के वातावरण से अधिक तापमान लेंगे तो अगल बगल का वातावरण का तापमान कम हो जाएगा, और यदि तापमान कम होता है तो मटके में रखे हुए पानी का भी तापमान कम हो जाएगा। इसीलिए ग्रीष्म में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पे किस परिघटना के कारण वो ठंडा हो जाता है? तो वो परिघटना है आपका इवापोरेशन, वाष्पन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है डी, वाष्पन। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को
निरूपित करता है। सम सब्सटेंसेज आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of the forces of attraction between their particles. Which of the following represents some or correct arrangement? देखिए, सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है सॉलिड में, ठोस में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। तो आपको चालू करना है पहले गैस, फिर द्रव यानी लिक्विड, और फिर सॉलिड। तो इससे सही ऑप्शन बनता है आपका ऑक्सीजन गैस है, जल लिक्विड है, और शर्करा सॉलिड है। तो 5 का सही ऑप्शन है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है। एकदम गलत है ये। वाष्पन का द्रव, वाष्प का द्रव, वाष्प का यानी गैस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वाष्प का यानी गैस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतर ऊर्ध्वपातन कहलाता है। द कन्वर्शन ऑफ वेपर into a solid without passing through the liquid state is called sublimation। तो आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल इंक्रीज द इवापोरेशन ऑफ वाटर? मतलब कौन से कारक के कारण वाष्पन में वृद्धि होगा, इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा? जल के तापमान में वृद्धि, राइज इन वाटर टेम्परेचर, हाँ, जल के तापमान में वृद्धि होगा तो वाष्पन में भी वृद्धि होगा। जल के तापमान में कमी, जल में तापमान में कमी करेंगे तो वाष्पन का दर कम हो जाएगा। जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेस ओपन सरफेस एरिया, ये सतही परिघटना है। जितना ज्यादा सतह क्षेत्र होगा, देखिएगा धूप में कपड़ा को जो है फैला के सुखाया जाता है ताकि क्षेत्रफल बढ़े, ताकि वाष्पन, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पन बढ़ेगा। और जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वाष्पन कम हो जाएगा। जल में नमक मिलाना, इंप्योरिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो 7 का सही ऑप्शन है जल के तापमान में वृद्धि, राइज इन वाटर टेम्परेचर। 7 का सही ऑप्शन है ए। चलते हैं अब 8, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल इंक्रीज? देखिए गैस में प्रसार होता है ना, जिस बर्तन में रखेंगे पूरे गैस उस बर्तन में फैल जाएगा। यदि आप गैस कमरे में बंद रखेंगे तो पूरे कमरे में गैस फैल जाएगा। अब सवाल उठता है कि यदि ज्यादा गैस फैलेगा तो उसके बीच की जो अणु की जो दूरी है वो भी बढ़ेगी। क्वेश्चन यही है आपका, बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन हाइड्रोजन गैस फिल्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। यदि आप दबाव बढ़ाएंगे तो वो और नजदीक आएंगे। पहला ऑप्शन गलत। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पे, व्हेन सम हाइड्रोजन गैस लीक्स फ्रॉम द वेसल, भाई कुछ हाइड्रोजन गैस आप निकाल दीजिएगा तो हाइड्रोजन गैस की संख्या कम हो जाएगी, तो अपने आप उनमें दूरी बढ़ जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। यदि आयतन बढ़ाएंगे उस पात्र का, उस बर्तन का, तो हाइड्रोजन और फैलेगा, गैस और फैलेगा, तो गैस और फैलेगा तो बीच के अणुओं की दूरी और बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पे, ऑन एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द वेसल विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। यदि आप पात्र का, उस बर्तन का आयतन नहीं बढ़ाएंगे, वॉल्यूम नहीं बढ़ाएंगे और गैस भरेंगे तब तो गैस और समेटे जाएंगे ना, और नजदीक आ जाएंगे। तो एक गलत है और 4 ऑप्शन गलत है।
लेकिन 2 ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 2 एंड 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, 8 का सी सही आंसर है। तो ये देखिए केमिस्ट्री पोर्शन हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी सेक्शन, टेस्ट 17 का जो बायोलॉजी सेक्शन है, कोशिका पे वो सेक्शन है, तो कोशिका सेक्शन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक इसको आप रिवाइज कीजिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।